वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हिंदी भाषा में बनाया गया चैनल है और जो भी सामान्य मरीजों के लिए, सामान्य आदमियों के लिए है कि जो भी उनकी क्वेरी क्वेश्चंस हैं या उनके इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें नॉर्मल प्लास्टिक सर्जरी के रिलेटेड, कॉस्मेटिक सर्जरी में, हेयर ट्रांसप्लांट में, तो आप मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसेस वगैरह होते हैं उनको सिंपल भाषा में इसमें समझाने की कोशिश करते हैं और यदि लोगों की डिमांड होती है किसी और टॉपिक बनना तो हम उस पर बनाते रहते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी करना हो या कोई क्वेश्चन हो आपके मन में या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका सब बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्ने। जी हाँ, एक्ने बहुत ही, एक्ने कहें या आप उसे मुहासे कहें या पिंपल कहें, और बहुत ही कॉमन समस्या है ये आज के ज़माने में। बहुत ही यंगस्टर्स और जो किशोरावस्था में लोग होते हैं उनको ये समस्या बहुत ही ज़्यादा परेशानी करती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये एक बार जब हो जाती है तो ठीक होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा निशान दे देती चेहरे पे। तो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये एक्ने। तो आज हमारा जो पूरा वीडियो है इसमें एक्ने पर ही है। एक्ने क्या होता है, कैसे होता है, एक्ने कितने प्रकार के होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको आप कैसे रोक सकते हैं, इसमें जो निशान बनते हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो आज आपको हम ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी एक्ने के बारे में, या आम भाषा में कहें तो मुहासे के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली समस्या या पहला प्रॉब्लम है कि एक्ने होता क्या है। देखिए, एक्ने क्या होता है कि हमारे शरीर में स्किन में जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें रोम छिद्र भी कहते हैं, और उसमें जो तैलीय पदार्थ निकलता है जिसे सीबेशियस ग्लैंड या सीबम ग्लैंड कहते हैं, जो कि तैलीय पदार्थ को निकालती हैं जो कि हमारी स्किन को मॉइस्ट रखती हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी भी वजह से ये स्किन छिद्र या जो स्किन पोर्स हैं जब बंद हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं तो ये जो सीक्रेशन वगैरह होता है, जो इसका स्त्राव होता है सीबम का, ये ब्लॉक हो जाता है। और अगर ये सीक्रेशन, ये ब्लॉक बाहर नहीं निकले तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से नोड्यूल, पिंपल्स या पस बन जाता है। तो जैसे भी जितने भी प्रकार के एक्ने होते हैं, सिंपल कहें कि जो हमारे स्किन पोर्स या रोम होते हैं ये उसके ब्लॉक होने से हमारे एक्ने बनते हैं। एक्ने जो ग्लैंड्स होती हैं वो सीबम का सीक्रेशन करती हैं, और ये सीक्रेशन जो होता है वो निकलता है, हमारी स्किन को मॉइस्ट करता है, तैलीय पदार्थ की एक लेयर बनाता है और फिर ये डिसॉल्व हो जाता है। पर कई वजह से, जैसे कि हार्मोन की समस्या की वजह से, पीसीओडी से या एक्सेसिव टेंशन से या किसी भी वजह से जब हमारे स्किन पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं या स्किन का सीक्रेशन का जो सीबम है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो एक्सेसिव जो प्रोडक्शन होने लगता है तो ये ब्लॉक होने के कारण जमा होने लगता है। और जब जमा होता है तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं प्रोपिनोएक्टेरियम। ये जब बैक्टीरिया इसमें प्रोलिफरेट करता है तो ये इसमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है और हमारे शरीर में फिर एक्ने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्ने कहीं पर भी हो सकते हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट स्पॉट होता है वो एक्ने का होता है फेस। इसके अलावा हमारे कंधे पर, पीठ में, गले में या हाथ में भी एक्ने हो सकते हैं। अब अगला इसमें क्वेश्चन आता है कि एक्ने कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक्ने तो होता तो एक ही प्रकार का है पर उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वाइट हेड हो सकता है, ब्लैक हेड हो सकता है, पस्ट्यूल हो सकता है, नोड्यूल हो सकता है, और ये आखिरी में पेप्यूल्स भी बन जाता है। तो जो वाइट हेड होता है, जो इसका प्रारंभिक पार्ट होता है, इसमें कि जो पोर्स होते हैं वो कि ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन जो उसके नीचे का हिस्सा होता है ना वो सफ़ेद दाग की तरह दिखता है, तो इसको हम वाइट हेड कहते हैं। ब्लैक हेड क्या होता है कि जब यही सफ़ेद पोर, जब इसमें जो सीबम का प्रोडक्शन होता है और ये इकट्ठा होने लगता है, उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, तो ऑक्सीडेशन होने के कारण जो ब्लैक कलर का कलर हो जाता है उसको हम ब्लैक हेड कहते हैं। अब जो उसकी तीसरी स्टेज आती है वो पेप्यूल्स कहलाती है। अब धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन उसका सीक्रेशन भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका डिस्पोजेबल नहीं हो रहा है, तो ये छोटे छोटे नोड्यूल या पिंपल के रूप में बनने लगता है जिसे कि पेप्यूल्स कहते हैं। पर स्टिल अभी भी इसमें पस नहीं होता है और ना ही ये पेनफुल होता है। चौथा है जिसकी जो कंडीशन होती है वो होती है नोड्यूल। अब क्या होता है कि धीरे धीरे और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, डिस्पोजल नहीं हो रहा, तो साइज धीरे धीरे स्किन के अंदर बड़ा होने लगता है और अब ये सरफेस पर दिखने लगता है।
तो जब ये सरफेस पर दिखने लगता है और थोड़ा बहुत पेनफुल होने लगता है, तब इसको हम कहते हैं नोड्यूलर पैप्यूल या नोड्यूलर एक्ने। पर स्टिल अभी भी इसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये माइल्ड पेनफुल होता है पर पस नहीं बनता है। इस पर भी अगर हमने कंट्रोल नहीं किया इसको, तो जो अगली स्टेज होती है वो इसकी कहलाती है पस्ट्यूल। ये बहुत ही डेंजरस स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने लगता है और बैक्टीरिया का प्रोलिफिकेशन होने लगता है, जिसकी वजह से इसमें पस बनने लगता है और ये सीवियर पेनफुल होता है। और जब ये हील होता है या ख़त्म होता है तो ये 100% आपको निशान देके जाता है। तो जितने भी लोगों में आपने इन्फेक्शन के बाद ये जो चेहरे पे निशान देखे हैं, इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस होते हैं और जो इनमें इन्फेक्शन के कारण जो होता है पस बन जाता है, तो ये पस जब पस्ट्यूल बनता है तो ये हमारे चेहरे पर निशान देता है। तो इसी वजह से इसमें निशान बन जाते हैं और इसको हम पस्ट्यूल की स्टेज कहते हैं। के कारण क्या क्या है या एक्ने किस वजह से होता है? देखिए, एक्ने के बहुत सारे रीजन होते हैं जिनको अलग अलग स्थिति में बांटा जाता है। जो सबसे कॉमनेस्ट कास्ट होता है वो हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। खासकर ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। जैसे प्री प्यूबर्टल स्टेज होती है, जैसे यंग एज की ग्रोइंग होती है 14-16 में, तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल में चेंजेस होते हैं। कुछ हार्मोन का लेवल अप होता है, डाउन होता है, वो थोड़ा सा टाइम ना एडजस्टमेंट या बैलेंसिंग वाला होता है हार्मोन का। उस समय सबसे ज़्यादा समस्या होती है हार्मोन के कारण किशोर अवस्था में। दूसरा जो इसका रीज़न होता है वो पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम डिजीज़ जब होती है, तो उसमें भी धीरे से इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, तो इसकी वजह से भी इसमें ये समस्या होती है। इसके अलावा ये पीरियड्स के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है हार्मोन का, तो उसमें भी ये एक्ने बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सेकंड जो होता है इसका डाइट की वजह से होता है। डाइट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है एक्ने के लिए। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं जो कि लेते हैं, उसकी वजह से एक्ने हो जाता है। और जो जंक फूड्स का वगैरह काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन है और जो थोड़ा बहुत ऑयली फूड्स की वजह से भी इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। जो कारण होता है वो होता है टेंशन। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टेंशन लेते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है सीबम का, उसकी वजह से भी होता है। प्रॉपर कंप्लीट 8 आवर्स की स्लीप ना लेना, ये भी इसका एक रीज़न होता है एक्ने का। इसके अलावा जेनेटिक्स भी होते हैं, जैसे किसी के मदर या फादर में या किसी को उनकी सिस्टर्स को या उनकी माँ को या उनकी जेनेसिस में अगर किसी के एक्ने की हिस्ट्री है तो उस व्यक्ति के इस फैमिली में भी एक्ने के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एक्ने का रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे इफेक्ट करता है? तो क्या होता है कि जैसे जैसे हार्मोन इम्बैलेंस में चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से जो हार्मोन होते हैं जैसे एंड्रोजन या कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब इसका प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये एक्सेसिव सीबम ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिस कारण सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ने से पोर्स ऑलरेडी क्लोज होते हैं, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन आता है कि हम इसको बचा कैसे जा सकता है या एक्ने को प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। देखिए, जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है इसका है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। तो जैसे यदि आपको कोई पीसीओडी वगैरह की डिजीज़ है या पीरियड्स में कुछ इरेगुलरिटी है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। सेकेंड होता है कि डाइट, आप संतुलित आहार लें, अवॉइड करें डेयरी प्रोडक्ट्स को, जंक फूड्स वगैरह ना लें। विटामिन ए, ई व विटामिन B12 के कैप्सूल्स वगैरह लें। आप प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप्स लें, अधिक से अधिक टेंशन ना लें और अपना स्लीप और नॉर्मल लाइफ को यूज करें, तो इससे आप इसको रोक सकते हैं। और प्रॉपर हाइड्रेट रखें अपने को, दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने फेस को धोएं, ठंडे पानी से धोएं और रात को क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करें। तो अब जो इम्पॉर्टेंट आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत सारे अलग अलग होते हैं, कोई भी एक सिंगल ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं होता है, कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो मैंने आपको सबसे पहले बता लिया प्रिवेंशन का, वो आप स्टार्ट कर दें। सेकंड इसमें से सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है वो किए जाते हैं ऑइंटमेंट्स किए जाते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के ऑइंटमेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कॉमनेस्ट यूज़ किया जाता है क्लिंडामाइसिन यूज़ किया जाता है, इसमें निकोटिनामाइड किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड किया जाता है, एजिलिक एसिड किया जाता है और बहुत ही सीवियर कंडीशन में ट्रियोटियोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे ऑइंटमेंट्स वगैरह जो होते हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार और काफ़ी हद तक आप अपने एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यदि ऑलरेडी आपने एक्ने का ट्रीटमेंट ले लिया है और उसकी वजह से जो स्कार वगैरह बन जाते हैं तो वो उन पर ये क्रीम वगैरह काम नहीं करती है। जितने भी क्रीम्स हैं, एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट हैं और अगर आप एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते हैं, ये तब काम करते हैं जब वो एक्टिव स्टेज में होता है। एक बार जब उस पर निशान बन जाते हैं या वो क्रोनिक स्टेज में आ जाते हैं तब आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट लेने होते हैं। तो इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको सर्जिकल में एक सब सीज़न होता है,
लेज़र थेरेपी आप करा सकते हैं लेज़र स्कार के लिए। माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, MNRF होता है। केमिकल पील्स करा सकते हैं आप, सैलिसिलिक एसिड का पील ले सकते हैं आप, और माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, स्किन बूस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं जो आप ले सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें होता है कि पील कर सकते हैं। तो केमिकल पील का रोल क्या होता है इसमें, तो आप क्या करते हैं, केमिकल पील जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जो ऊपर की डेड लेयर स्किन वगैरह बन जाती है, तो केमिकल पील उस लेयर को, डेड स्किन को हटा देता है, जिसकी वजह से हटने के कारण वहाँ पर जो पोर्स वगैरह जो क्लोज जाते हैं वो ओपन हट जाते हैं, डेड लेयर रिमूव हो जाते हैं, और वो पोर खुलने के कारण उनका सीक्रेशन का डिस्पोजल होना चालू हो जाता है। तो कई बार सिर्फ सिंपल केमिकल पील और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो आपको बताएं उनके साथ और दूर हो जाते हैं। दूसरा इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें सबसीजन कहलाता है। सबसीजन क्या होता है, बेसिकली जो डिप्रेस स्कार होते हैं, रोलिंग या बॉक्स टाइप के स्कार होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्कार के क्या होता है कि स्किन और स्कार के बीच में बैंड बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन की पकड़िंग हो जाती है और वहाँ पर वो ऐसा लगता है कि अंदर कोई पुल कर रहा है। तो उसमें क्या करते हैं, हम छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और विद द हेल्प ऑफ नीडल या माइक्रो नीडलिंग लेज़र के द्वारा वो फाइबर को हम ब्रेक कर देते हैं। हर 21 से 25 डेज में 3 से 4 मोर साइकिल्स लगती हैं इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए, और जो आपके स्कार या डिप्रेस स्कार वगैरह होते हैं वो इनसे दूर हो जाते हैं। इसमें तीसरा जो होता है, एक होता है TCA क्रॉस। टीस जो एक होता है वो होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का जो पील होता है, वो क्या करते हैं, हम एक्ने स्कार वगैरह पे लगाते हैं, जिसकी वजह से उसको ब्रेक कर देता है। ये डिप्रेस स्कार या उसमें काम करता है और स्टिमुलेट करता है न्यू कोलेजन प्रोडक्शन को। तो जो स्कार इसकी वजह से फेड हो जाता है, न्यू कोलेजन का प्रोडक्शन हो जाता है और स्कार थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं माइक्रो नीडलिंग या MNRF कर सकते हैं, जिसको कोलेजन इंडक्शन थेरेपी भी कहते हैं। इसमें जो डिप्रेस स्कार होते हैं और जो माइल्ड सेलो टाइप के होते हैं, उसमें हम माइक्रो नीडलिंग के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी MNRF करते हैं। इसमें 3 से 4 सेशन आपके मिनिमम लगते हैं और 21 से 25 डेज का होता है। ये क्या करता है, जब माइक्रो नीडलिंग में क्रॉस होती है और उसके साथ यदि हाइलोनिक एसिड या कोलेजन का आप यूज़ करते हैं, तो ये वो उस डिप्रेशन स्कार में कोलेजन का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देती है। जैसे जैसे वहाँ पर न्यू कोलेजन का प्रोडक्शन होने लगता है, स्कार मार्क डिफेड होने लगता है और वहाँ पर कोलेजन के कारण न्यू स्किन लेयर बनने लगती है और वहाँ पर स्कार मार्क हट जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और काफ़ी ज़्यादा आजकल इसका बढ़ गया है। तो इसमें जो हमको यूज़ करते हैं वो 2 तरह से होती है, नॉन एब्लेटिव एंड एब्लेटिव। पर जो स्कार है होते हैं जो एक्ने के, उसमें एब्लेटिव स्कार के लिए हमको CO2 फ्रैक्शनल लेज़र पड़ती है। कम से कम 4 से 5 इसके सेशन लगते हैं हमको, और ये क्या करती है, वहाँ पर जो कोलेजन बैंड्स वगैरह जो उसके ओल्ड स्कार के बैंड होते हैं उनको ब्रेक कर देती है। ये भी न्यू कोलेजन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट कर देती है और एक प्रॉपर रिसर्फेसिंग कर देती है इस तरह से। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं लेज़र के। इसके अलावा PRP का भी रोल है कि हम इन सब कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ हम साथ में PRP वगैरह भी दें। PRP का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन्स को। उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो भी कोलेजन के प्रोडक्शन को इंड्यूस करते हैं। तो जो बैड कोलेजन या इरेगुलर कोलेजन होता है स्कार में, ये उन सबको हटा कर या रिप्लेस करके वहाँ पर न्यू कोलेजन का प्रोडक्शन कर देते हैं और एक रेगुलरली स्मूथ लाइन में कोलेजन का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से स्कार फेड हो जाता है। इसके अलावा सर्जिकल मेथड में पंच एक्सीजन या पंच एलिवेशन किया जाता है। इसमें सबसे पहले पेशेंट को थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एक्सीजन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से इनको छोटे छोटे पंच को निकाल दिया जाता है। फिर इसमें या तो स्टिच लगा दिए जाते हैं या फिर इसको सेकेंडरी इंटेंशन से हील होने दिया जाता है। जब स्कार बहुत ही ज़्यादा डीप या गहरे होते हैं तो उसमें सब डर्मल फैट या फैट ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है। ये भी एक अनदर मेथड होती है स्कार को कम करने के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे बताइएगा। कोशिश किया है कि मैंने इसमें सब काम कवर कर लिया जाए एक्ने स्कार या उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट में। तो यदि आपको लगता है कि इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं या आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूँगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।